गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं स्मिता मिश्रा पानीग्राही। तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस का बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मेथड्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, पिछले जो वीडियो लेक्चर्स मैंने डाले थे उसमें आपसे लगातार सजेशन लिया जा रहा था कि कौन सा टॉपिक को कवर करना चाहिए। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, आपका 7th-8th सेमेस्टर में ये सेक्शन रहता है स्ट्रक्चर एनालिसिस में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उन सजेशंस के बेसिस पे ये टॉपिक आज लिया जा रहा है। अब फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें देखते हैं आपका मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड को दो हेड में डिवाइड किया गया है। पहला हेड है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और दूसरा हेड है स्टिफनेस मैट्रिक्स। नाम जैसा पहले मैंने इसके इंट्रोडक्टरी सेक्शन में लिखा हुआ था, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स। बेसिकली दोनों मेथड जो हैं वो आपको किसी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करके देंगे, बट एनालिसिस करने का तरीका दोनों मेथड में चेंज हो जाता है। और कोई स्ट्रक्चर कैसा है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है या काइनामेटिकली इनडिटर्मिनेट है, तो उसकी इनडिटर्मिनेसी या रिडंडेंसी के बेसिस पे हम चूज करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स से बनाए या स्टिफनेस मैट्रिक्स से बनाए। अब नाम जो है फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मैट्रिक्स है, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स होता क्या है और स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है। मैट्रिक्स, सपोज मैंने लिखा कि एक मैट्रिक्स है ए जिसमें पैरामीटर्स हैं A11, A12, A21 और A22। तो ये हो गया 2x2 का मैट्रिक्स। 2x2 कैसे? इसमें ये एक रो, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो, दूसरा रो, इसमें कितने रो है? 2, और कितने कॉलम है? 2 कॉलम। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें 2x2, इसको लिखते हैं रो बाई कॉलम, तो ये हो गया रो बाई कॉलम। तो इसमें 2x2 का ये मैट्रिक्स। ये जो टर्म्स लिखे हैं A11, 12, 21, 22, ये हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में देखिए कैसे लिखते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है A12। ये रो सेकंड है तो यहाँ पर क्या लिखा 2, बट ये कॉलम कौन सा है? फर्स्ट, तो यहाँ पर लिखा 1। और वैसे ही लास्ट टर्म आया A22 क्योंकि ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में आ रहा है, तो ये हो गया इसके एलिमेंट्स के नाम। अब जब इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हम होते हैं तो मैथ्स में हम मैट्राइसेस पढ़ते हैं। मैथ्स में जो मैट्रिक्स होता है वो आपका 1/2 का भी हो सकता है, 2/3 का भी हो सकता है, 2/2 या n नंबर ऑफ इस टाइप से सेटअप हो सकता है। बट जब सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर एनालिसिस की आप बात करें तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में कंपल्शन है कि आपका जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। मीन्स m/n, यानी ये m और n दोनों सेम होगा, यानी 2/2 का है या 1/1 का है, 3/3 का है या 4/4 का। ये दोनों अलग अलग नंबर्स नहीं होंगे, जितने रो हैं उतने ही कॉलम होंगे, तभी एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो पहली एंड फर्स्ट मोस्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स इज इट शुड बी, या लिखा हुआ है यहाँ पर स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स इन स्ट्रक्चरल सिस्टम मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब इसको आपको स्टेटमेंट बेस्ड सेक्शन में पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्क्वायर मैट्रिक्स, और क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाई स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले तो समझते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो कैसा मैट्रिक्स बन जाता है आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड,
स्ट्रक्चरल सिस्टम में क्या लिखा हुआ है सेकेंड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार इस प्रॉपर्टी से ही आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सेकेंड लिखा है इन स्ट्रक्चरल सिस्टम डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव। स्ट्रक्चरल सिस्टम में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा कैसे होंगे, नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव, ना ही वो जीरो हो सकते हैं और ना ही नेगेटिव। तो अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसको समझने के लिए फिर से एक मैट्रिक्स यहाँ पर मैं बना रही हूँ। ये मैट्रिक्स मैंने लिया अभी भी, ए मैट्रिक्स। अब इसमें लिखती हूँ मैं ऐसा ABCD करके, ABCDEFGHI, मैंने ऐसा लिख दिया। आपको रो कॉलम का नंबर आता है कैसे लिखना है। अब इसमें ये मैट्रिक्स कितने का हुआ, 3x3 मैट्रिक्स का, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये 3x3 मैट्रिक्स है और टोटल इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। आप काउंटिंग करेंगे टोटल कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट। अब देखते हैं कि इसमें डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं। डायगोनल का मतलब एक सिंपल सी चीज है, मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है तो मैं इसको भी डायगोनल बोलूंगी और इसको भी डायगोनल बोलूंगी, दोनों डायगोनल है। बट किसी मैट्रिक्स में आप डायगोनल किसको बोलते हैं, तो मैट्रिक्स में डायगोनल उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिसका रो नंबर और कॉलम नंबर या रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन सेम होती है। अब देखते हैं सेम कैसे। इसका नाम मैं लिखती हूँ, ए को लिखेंगे A11, A12 एंड दिस इज A13, A21, A22, ये हो गया A23, दिस इज A31, A32 और ये वाला हो जाएगा A33। अब आप देखिए इस मैट्रिक्स सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट का रो और कॉलम का पोजीशन सेम। देखते हैं 1-1 का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रो और कॉलम की पोजीशन सेम। सेकेंड चलते हैं 2-2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम सेम है। 3-3, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये जो एलिमेंट है ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स। अगर एक रेक्टेंगल में चले तो ये भी डायगोनल होना चाहिए था, बट मैट्रिक्स में देखते हैं कि क्या ये डायगोनल है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं है सेम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम नहीं है सेम। तो आपका ये जो फॉरवर्डिंग साइड होगा ये ही कहलाता है डायगोनल एलिमेंट। तो आपका A11, A22 और A33 ये कहलाएंगे आपके डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट के साथ कंडीशन है कि स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा कैसा होगा, नॉन जीरो। मतलब इसमें से कोई भी वैल्यू आपको जीरो मिली यानी ऑप्शन गलत है या वो वाला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सेकेंड नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव यानी ऑलवेज पॉजिटिव होना है इन एलिमेंट्स को। तो आपका सेकेंड प्रॉपर्टी जो यहाँ पर हमने लिखा था, सेकेंड प्रॉपर्टी में आपका था कि इन स्ट्रक्चरल सिस्टम डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव वैल्यूज। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है इन स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज सिमेट्रिकल। कौन सा एलिमेंट की बात किया, नॉन डायगोनल। तो अब देखते हैं नॉन डायगोनल कौन से एलिमेंट होंगे। ये मैट्रिक्स अभी मैंने एज इट इज रहने दिया, ये डायगोनल एलिमेंट थे। तो इसके बाद जो बचे एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट। यानी A21, 3-1, 3-2 ये सब क्या कहलाएंगे, आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट। और स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि ये सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल कैसे, A21 की जो भी वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, A12 की, ये दोनों होंगे सिमेट्रिकल। A31 की जो वैल्यू होगी
वो कहलाएगा A13 की वैल्यू, दोनों सेम होगा ये। अगला आ गया A32 इज इक्वल टू A23। तो आप इसमें लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि A12 इज इक्वल टू A21, A31 इज इक्वल टू A13, A23 इज इक्वल टू A32। अब ये तीन प्रॉपर्टी स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है, और ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी आई है, ये आपको मिलती है मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, जब हम स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ते हैं तो ये मैक्सवेल वाला थ्योरम वाला पार्ट, ठीक, ये मैट्रिक्स में जो एलिमेंट समझाने वाला पार्ट, ये सब पार्ट इनिशियल बेसिक्स में आता है, और जो लास्ट चैप्टर होता है वो आपका आता है मैट्रिक्स मेथड का। तो क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस मेथड को ले रही हूँ, तो ये इस टाइप के थ्योरम्स को मैं यहाँ पर नहीं समझा रही हूँ, इसको आप टेक्स्ट बुक में जाके देख लेंगे। इस थ्योरम का कंक्लूजन ये बोलता है 1 2 इज इक्वल टू 2 1, 3 1 इज इक्वल टू 1 3 और 3 2 इज इक्वल टू 2 3। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा कैसे होंगे? सिमेट्रिकल, या इसको दूसरी भाषा में ऐसा बोल सकते हैं, ये ट्राइंगल बनेगा लोअर ट्राइंगल, डायगोनल एलिमेंट के नीचे का ट्राइंगल होता है लोअर ट्राइंगल, और डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का ट्राइंगल होता है अपर ट्राइंगल। तो इसमें कंडीशन बनती है प्रॉपर्टी कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज सिमिलर टू, या अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट इज सिमिलर टू लोअर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स। तो ये तीन जो बेसिक प्रॉपर्टी है आपको याद रखना है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए दिया जाता है, या एक स्ट्रक्चर एनालाइज करने के लिए दिया जाता है, और उसके ऑप्शंस देख के ही समझ में आ जाता है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज पता है। अब प्रॉपर्टी के बाद देखते हैं, ये एक बेसिक टेबल मैंने लिया। जब मैट्रिक्स मेथड की बात आती है तो दो चैप्टर आपको बेस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन दो चैप्टर्स के बिना हम इस सेक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। पहला सेक्शन आता है स्ट्रक्चर एनालिसिस का ही स्टिफनेस मेथड। स्टिफनेस मेथड जो है आप इसमें पढ़ते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। तो ये मेथड्स जो हैं ये आपका आ जाएगा स्ट्रक्चर एनालिसिस का स्टिफनेस मेथड। हम इन चैप्टर्स में स्टिफनेस के बारे में पढ़ते हैं कि स्टिफनेस फिक्स एंड फार एंड फिक्स है तो कैसा होगा, फार एंड हिंज है तो कैसा होगा, फार एंड कैंटिलीवर है तो कैसा होगा। तो इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसको मॉस में भी कवर कर सकते हैं या स्ट्रक्चर एनालिसिस में आता है, दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड्स। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड जो आप एसडी मेथड पढ़ते हैं वो भी आता है। ट्रेडिशनल मेथड है, मैक्सवेल्स मेथड है, आपका मोहर्स एरिया मूवमेंट मेथड है, मोहर्स मेथड है, डबल इंटीग्रेशन मेथड है, मैकॉलेस मेथड है। तो वो सारे मेथड इसमें कवर होते हैं। अब ये जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर एक कंक्लूजन टेबल डाला हुआ है, क्योंकि इस टेबल की रिक्वायरमेंट हमें आज के सेक्शन में पड़ी। तो इस टेबल को एक क्विक रिवीजन देते हुए मैं आपको समझा देती हूँ कि टेबल क्या है। इस टेबल में आपको इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। पहला है आपका ये कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू रोटेशन कपल, इसको बोलते हैं रोटेशन कपल, या इसको मूवमेंट कपल भी बोल सकते हैं, या सिंपल मूवमेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है स्लोप और यहाँ पर लिखा है डिफ्लेक्शन। तो जब एक कैंटिलीवर बीम में मूवमेंट लगेगा तो ये कैसा डिफ्लेक्ट होगा, इस टाइप से, और यहाँ से नहीं, ये फिक्स एंड से नहीं होता, उसके बाद से थोड़ा सा इसका डिफ्लेक्शन आता है, और ये मिलती है आपको स्लोप की वैल्यू, और ये जो चेंज आया इसको बोलते हैं आपका डिफ्लेक्शन। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो है वैल्यूज जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से मिली हुई, बट मैंने यहाँ पर कंक्लूजन डाला है। तो ml/EI, और डिफ्लेक्शन हमेशा 1 डिग्री ज़्यादा होगा तो ये हो जाएगा ml²/2EI। उसी तरह जब सेकेंड पार्ट में चलते हैं तो ये आएगा आपका कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट एंड। कहाँ पर लगा है ये? एंड पे।
तो स्लोप हो जाएगा WL²/2EI WL³/3EI। वैसा ही आपका UDL के लिए है। फिर ये जो है आपका फोर्थ वाला, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें अगर रोटेशन का पल दोनों साइड से लगा है तो कितना होगा ये दिया है। फिर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट सेंटर, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू UDL। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस मैट्रिक्स के पहले अगर आपने स्लोप डिफ्लेक्शन चैप्टर या स्टिफनेस चैप्टर नहीं पढ़ा तो या तो उसको रिवीजन कर ले या फिर इस टेबल को आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इस टेबल के बेसिस पे ही हमारा ये मेथड बेस्ड है। अब आज का जो सेशन है उसमें 2 वैल्यू हमको याद रखनी है पूरे एंड तक। पहला, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू मूवमेंट, तो स्लोप कितना आएगा ML/EI और ML²/2EI। और वहीं पर कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट एंड, तो वहां पर आएगा स्लोप का वैल्यू WL²/2EI और यहाँ पर आएगा WL³/3EI। अब इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं हम इस बेसिक्स से जो हमने अभी पढ़ा। बेसिक्स में जब हम बात करें नोटेशंस की, तो नोटेशंस की बात करने से पहले मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स के बारे में बता देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी से पहले जो आपको पढ़ा होगा आपने, ये होता है स्टिफनेस। स्टिफनेस को डिनोट करते हैं कैपिटल K से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है लोड डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन, लोड डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन। अब मैथमेटिक्स की जब बात करें तो मैथमेटिक्स में रेशियो का क्या मतलब होता है? रेशियो का मतलब जो ऊपर का पार्ट है वो डिपेंडेबल वेरिएबल है, ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये अंश है और ये हर है, हिंदी में अंश हर बोलते हैं, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये लोड जो है ये दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफ्लेक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी आपको एक रेशियो में, मान लो मैंने A/B लिखा, तो ऊपर का टर्म होता है प्रोडक्शन या प्रोड्यूस्ड और नीचे का टर्म होता है अप्लाई। अगर मैं B अप्लाई करूंगी तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा? A मिलेगा। अगर मैंने B अप्लाई नहीं किया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक, तो हम देखते हैं स्टिफनेस। स्टिफनेस होता है लोड डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन। लोड आपका हो सकता है P, तो डिफ्लेक्शन होगा डेल, या फिर लोड हो सकता है मूवमेंट, रोटेशनल लोड हो सकता है, तो इसका रिजल्ट आता है स्लोप। तो जब भी हम स्टिफनेस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वहां पर हम अप्लाई क्या करेंगे? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के कारण लोड कितना आया, या ये डिफ्लेक्शन किस लोड का रिजल्ट था? ये डिफ्लेक्शन आया तो आया कहां से, या कितना लोड लगा होगा जो ये बियर कर सकता। अब चलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फ्लेक्सिबिलिटी को डिनोट करते हैं F। फ्लेक्सिबिलिटी जस्ट इनवर्स होता है आपका स्टिफनेस, और फ्लेक्सिबिलिटी का फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय लोड। यानी यहां पर जब बात करें तो डिफ्लेक्शन आप डेल से डिनोट कर सकते हैं, तो लोड होगा P, या डिफ्लेक्शन को डिनोट कर सकते हैं थीटा से, तो लोड होगा M। तो जब भी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की बात आएगी तो आप अप्लाई क्या करेंगे? लोड, और उसका रिजल्ट या असर क्या होगा? डिफ्लेक्शन। या आप अप्लाई करेंगे मूवमेंट और रिजल्ट होगा उसका स्लोप। तो बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट पे जाएंगे कि आपको रेशियो क्या डिनोट करता है? एप्लीकेशन एंड प्रोडक्शन। नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं किसी भी रेशियो। अब आज के सेशन में, क्योंकि ये मैट्रिक्स सेक्शन बहुत बड़ा है, तो आज के सेशन में मैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कवर कर रही हूँ, उसके एग्जांपल्स लूंगी, 2-3 एग्जांपल, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो मैंने कुछ टर्म्स लिखे हुए यहाँ पर। F और K आपको समझा दिया। F है फ्लेक्सिबिलिटी को डिनोट करना और K है स्टिफनेस को डिनोट करना। अब सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है F और ये 2/2 मैट्रिक्स है। कितना मैट्रिक्स है? 2/2। तो इसके एलिमेंट्स का नाम कैसे लिखेंगे? नामकरण करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका F11,
F first row second column, F second row first column, F second row second column। अब ये F11 का मतलब क्या होता है? आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन ने पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय F11, F12 या K11, K12, तो मीनिंग को समझना जरूरी है। आप समझते हैं? मैं पहले लेती हूँ F11 को, F11 इसको ऐसा लिख सकते हैं FIJ, ठीक, I रो है और J कॉलम। इसी चीज को हम रेशियो के फॉर्म में भी समझा सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो समझने के लिए, मीनिंग समझने के लिए आपका रेशियो लेते हैं F11, यही हो जाएगा I/J 1/1। I कितना था 1 और J भी कितना था 1। अब आपको पिछली स्लाइड में बताया है ऊपर का जो क्वांटिटी है या नंबर है वो डिनोट करता है प्रोडक्शन को और नीचे डिनोट करता है अप्लाई या जो एप्लीकेशन है उसको डिनोट करता है। तो आप J, अब इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्लियर होगा, और J पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी का फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय लोड। तो आप अप्लाई करेंगे लोड किस पॉइंट पे? 1 पे, और रिजल्ट देखेंगे डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे? 1 पे। तो F11 का मतलब है, जब हम इसका मतलब लिखेंगे, क्योंकि आपको पूछता है क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय F11 और F12, तो यहाँ पर लिखेंगे F11, आप इसको समझने के लिए ऐसा लिखना IJ, और फ्लेक्सिबिलिटी का फॉर्मूला होता है del by P, तो ये दिखाएगा I को, ये दिखाएगा J को 1/1 के हिसाब से ही। तो इट मीन्स लोड अप्लाइड एट पॉइंट या एट 1 लिख सकते हैं, एंड डिफ्लेक्शन ऑब्टेन्ड एट 1 या इन द डायरेक्शन ऑफ 1 पे लोड अप्लाई किया और 1 पे ही रिजल्ट देखा। अब उसी की जगह मैं बात करूं F12 की, तो ये IJ, I1 है, J क्या हो गया अब आपका 2। नीचे वाली चीज को आप अप्लाई करते हैं तो लोड अप्लाइड एट, यहां पर क्या हो जाएगा 2, एंड रिजल्ट ऑब्टेन्ड एट 1। ठीक, इसको एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं। कोई आपको डांट के चला जाता है तो आपके ऊपर ही लोड अप्लाई हुआ और आपके ऊपर ही रिजल्ट देखा गया कि क्या असर पड़ा। F12 की बात करें तो आपके भाई को कोई डांट दिया, वो आपको आके बताया, तो आपके ऊपर उसको डांट पड़ने का क्या असर हुआ, ये कहलाएगा 1। एक में खुद के कारण खुद का असर देखा और एक पे दूसरे पे अप्लाई करके खुद पे असर देखा। तो ये दो कंसेप्ट को आपको याद रखना। अब चलते हैं मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि मैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ले रही हूँ आज के सेशन में, तो मैं ये K11 और K12 वाले पॉइंट को होल्ड कर रही हूँ, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। आपको समझाया ये होता है रेशियो डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय लोड और रोटेशन डिवाइडेड बाय मोमेंट का। अब फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स एक मेरे को बनाना, ये क्वेश्चन आपको दिया। डियर स्टूडेंट्स, जब भी फ्लेक्सिबिलिटी या स्टिफनेस मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा, ध्यान देंगे कि उसमें आपको स्ट्रक्चर तो दिया रहेगा, साथ में नंबरिंग भी होती है। यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये नंबर 1 है और यहाँ पर नंबर 2। मैंने ये डायग्राम में नहीं डाला था, आपको इस चीज़ को बता के डालना चाह रही थी। नंबरिंग हमेशा दी रहेगी, दूसरा एरो का डायरेक्शन आपको दिया रहेगा, क्योंकि एरो का डायरेक्शन नहीं दिया है तो हमको मैट्रिक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ये हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो ये दो बेसिक चीजें आपको मिलेंगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस मेथड का जो इम्पोर्टेंस है मैं उसको समझा देती हूँ, या एग्जाम के हिसाब से इसका जो वेटेज है उसको समझा देती हूँ। मैट्रिक्स मेथड, पहले इन मेथड्स में क्वेश्चन नहीं आते थे,
बट जब मैट्रिक्स मेथड को आपका बी के करिकुलम में डाला गया या उसमें 8 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर में लिया गया, तब से इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बन रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये टाइम टेकिंग होगा, बट इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। ये आपका जेई के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एई के एग्जाम के लिए तो ये मस्ट है, बट जेई में भी अगर छत्तीसगढ़ के एग्जाम की बात करें तो ये सेक्शन कवर किया जा रहा है। ईएस गेट में, ईएस में ये सेक्शन कंपल्सरली आता है, एज वेल एज आपका सब्जेक्टिव पेपर जो भी होगा, जैसे ईएस का है या एसएससी जेई का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें भी ये सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। और आपको इसका डिटेल्ड एनालिसिस समझना जरूरी है। शॉर्टकट में अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो गलतियां होंगी। तो पहले पार्ट में हम इसको पूरे डिटेल में बनाते हैं। एक कैंटिलीवर बीम है, ये एक साइड मैंने फिक्स बनाया है, ठीक। ये एक कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पैन है L और जिसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी दिया हुआ है आपको EI। E इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें बोलता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट डाउन फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर गिवन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के लिए आप फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाइए। तो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपकी ड्यूटी कि कोई स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं तो आपको समझना है कि इसमें कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनेगा। तो कितने बाई कितने का या कितने रो और कितने कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा, ये देखने के लिए आपको यहाँ पर दिया होता है नंबरिंग। कितना नंबर दिया है, 1 और 2। तो इसमें 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। कितने का मैट्रिक्स बनेगा, 2/2 का। तो पहली ड्यूटी आपको यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स बनाना है, फ्लेक्सिबिलिटी। और कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनेगा, 2/2 का। तो इसको लिखेंगे F11, F12, F21 और F22। अब ये चारों एलिमेंट हमको निकालना है एनालिसिस करके। तो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, ठीक। तो अब इसका एनालिसिस करते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको जो फर्स्ट टेबल बताया था स्लोप डिफ्लेक्शन का, उसके 2 डेटा को याद करने भी बोला था, जिसको मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करूंगी। तो देखते हैं वो डेटा। ये सपोज आपका कैंटिलीवर बीम, यहाँ पर जो डैश लाइन में दिया हुआ था ये डाउनवर्ड एरो था 1 पे, और यहाँ पर एक मूवमेंट चल रहा था, ये था नंबर 2 पे। L और EI इसकी प्रॉपर्टी थी। मेरे को एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, F11, F12, F21 और F22। ये एलिमेंट्स चारों निकालने हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को जब आप स्टार्ट करते हैं, ये स्टिफनेस मैट्रिक्स में भी ये चीज देखेंगे, एक टाइम पे सिर्फ एक डायरेक्शन पे अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं लोड। एक टाइम पे एक ही जगह पे अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे बाकी 2 जगह पे। जैसे मैं लोड लगाऊं 1 पे पर उसका असर देखूं 1 और 2 पे, फिर सेकेंड बार में मैं मूवमेंट लगाऊं 2 पे, उसका असर देखूं 1 और 2 पे। तो देखते हैं, पहले मैंने फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स F पे लोड लगाया। क्या लगाया, लोड P इज इक्वल टू 1। कौन सा लोड लगाते हैं, यूनिट लोड या यूनिट डिफ्लेक्शन। जब स्टिफनेस आएगा तो ये यूनिट डिफ्लेक्शन हो जाए। तो यूनिट लोड लगाया 1 पे, एक बार 1 के कारण असर देखा 1 पे। ये मेरे लिखने का तरीका देखिए, मैंने लिखा 1, पहले आपका नीचे के पार्ट को लिखा जो अप्लाई किया, असर देखा 1, फिर लगाया 1 पे, असर कहाँ पर देखा 2 पे। अप्लाई 1, रिजल्ट या प्रोडक्शन एट 1, एप्लीकेशन एट 1, रिजल्ट और प्रोडक्शन एट 2। तो जब हम 1 का काम करेंगे तो हमको 2 डेटा मिल जाएगा, उसके बाद 2 का डेटा करेंगे तो हमको भी 2 डेटा मिलेगा। आप देखते हैं कि ये कैसा होगा। तो यहाँ पर लेते हैं, ये फिर से मैंने इस कैंटिलीवर बीम को लिया, अब 2 को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। ये 1 पे लगाया मैंने P इज इक्वल टू 1। क्या लगाया, P इज इक्वल टू 1।
अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको थोड़ी देर पहले एक स्लाइड दिखाया था डिफ्लेक्शन का, ये ऐसा करके W लिखा था और इसका रिजल्ट था स्लोप इज इक्वल टू WL² बाई 2EI और डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू WL³ बाई 3EI। वो स्लाइड 3EI। तो अब चलते हैं इस पार्ट को लेके कि कैसे इसको हम अप्लाई करें। ये जब मैंने 1 पे लोड लगाया तो ये बीम ऐसा करके डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से एग्जैक्ट नहीं होता क्योंकि ये फिक्स है, तो ये ऐसा करके डिफ्लेक्ट होगा। जब डिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ पर इसका स्लोप चेंज हुआ। स्लोप चेंज हुआ मतलब पहले ये बिल्कुल 0 डिग्री पे था, अब इसने क्या किया, बेंड हुआ। तो बेंड हुआ तो इसका स्लोप चेंज हो गया। ये कितना मिला आपको, थीटा। और यहाँ पर आपको एक चेंज मिलेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, वो कहलाता है आपका डिफ्लेक्शन। लोड रिजल्ट देता है डिफ्लेक्शन का, और लोड का अगर आप मोमेंट पे रिजल्ट देखेंगे तो वो होगा स्लोप। तो इस लोड के कारण डिफ्लेक्शन मिला, यानी 1 के कारण 1 पे क्या आना चाहिए, डिफ्लेक्शन। कितना मिला, PL³ बाई 3EI। क्योंकि यूनिट लोड है तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो ये हो जाएगा L³ बाई 3EI। ये हो गया आपका F11 का वैल्यू। अब डिफिकल्ट लगता है F21 का वैल्यू निकालना। तो 21 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सिंपल, इस लोड ने एक तो डिफ्लेक्शन किया और एक और काम क्या किया, रोटेट करने का। 1 के कारण 1 पे आना चाहिए डिफ्लेक्शन, क्योंकि लोड धक्का देके क्या करेगा, डिफ्लेक्शन। बट इस 1 के कारण अगर आप देखोगे कोई स्लोप आया तो आया, वो स्लोप कितना है, थीटा। बट वो स्लोप कहां पर डेवलप होगा, या वो स्लोप किसके रिजल्ट को दिखाता है, 2 के रिजल्ट को। तो आपका आ जाएगा F1 के कारण 2 पे ये आ गया PL² बाई 2EI। P की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा L² बाई 2EI। तो जो मैट्रिक्स बनाना था उसका 2 डेटा मेरे को मिल गए। अब आपको इनिशियल जो स्लाइड्स थे उसमें मैंने बताया था कि F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F12। तो ये F12 हमको निकालने की जरूरत नहीं, बट फिर भी यहाँ पर हम निकाल के देखेंगे। और लास्ट डेटा जो हमको निकालना है वो है F22। तो F22 को निकालने के लिए 2 के कारण 2 पे असर देखेंगे, तो वहां पर 1 को बिल्कुल हमको हटाना पड़ेगा। तो पहले एक्सरसाइज से जो रिजल्ट मिला है आपको, वो रिजल्ट है F11 की वैल्यू L³ बाई 3EI और F21 की वैल्यू है L² बाई 2EI। मैं यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स निकला है उसकी वैल्यू को लिखते जाती हूँ। ये है L³ बाई 3EI, यहाँ है L² बाई 2EI। आपको पता है ये 21 और 12 सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, L² बाई 2EI। जब हम बिगिनिंग में इस चीज को पढ़ते हैं या बिगिनर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ। ठीक, तो अब इसको देखते हैं। अब कैंटिलीवर बीम है, आप 1 को हटा दीजिए, अब क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। 2 क्या था, मोमेंट था, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू कितना लगाएंगे, 1, यानी हम अप्लाई करेंगे यूनिट मूवमेंट। क्या अप्लाई करेंगे, यूनिट मूवमेंट। मूवमेंट कहां पर अप्लाई किया, 2 की डायरेक्शन पे। अब देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में हम 2 पे अप्लाई किए, मूवमेंट इज इक्वल टू 1, यानी यूनिट मूवमेंट हमने अप्लाई किया। 2 के कारण असर देखेंगे 1 पे और 2 के कारण असर देखेंगे 2 पे। 2 के कारण 1 पे असर क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन आना चाहिए, और 2 के कारण 2 पे क्या आना चाहिए, आपका रोटेशन। तो जब इस बीम को आप देखेंगे तो ये इस टाइप से डिफ्लेक्ट होगा, ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रोटेशन। अब जो पहली स्लाइड है उसमें देखते हैं कि ऐसा कुछ पढ़ा था क्या स्लोप डिफ्लेक्शन पे, तो पढ़ा था। ये कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू मूवमेंट, तो स्लोप आता है ml बाई EI और डिफ्लेक्शन कितना आता है ml² बाई
2e है। इसको यूज करते हैं हम आगे के डेटा में, तो ये एनालिसिस में हम रेफर करते हैं। तो यहाँ पर आएगा जब इस मूवमेंट को देखा कि इसने कितना डिफ्लेक्शन कॉज किया, तो डिफ्लेक्शन किसके डायरेक्शन में किया इसने, 1 की डायरेक्शन, तो 2 के कारण 1 पे आया डिफ्लेक्शन। कितना डिफ्लेक्शन आया, ml²/2ei। उस चार्ट में आप जाएंगे वापस तो उसमें कितना मिलेगा आपको, ml²/2e। क्योंकि इस मूवमेंट की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा l²/2e। अब देखते हैं 2 के कारण 2 पे, 2 के कारण 2 पे, 2 खुद मूवमेंट है और 2 पे मतलब ये रोटेशन कॉज करेगा, तो ये होगा रोटेशन और ये होता है ml/ei। m की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा l/ei। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले पार्ट को जब हमने निकाला था तो F21 की वैल्यू कितनी आई थी, l²/2e है। और ये स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम या मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम से यहाँ पर प्रूव भी हो गया कि 2 1 इज इक्वल टू क्या होता है 1 2। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई 1 2 इज इक्वल टू l²/2e। तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम। आप जब एक मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद आप उस मैट्रिक्स में वो 3 प्रॉपर्टी भी चेक कीजिए कि 3 प्रॉपर्टीज जो मैंने पढ़ा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो नॉन नेगेटिव होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट सिमेट्रिकल होने चाहिए, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती की। लास्ट वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, l/ei। तो ये हो गया इसका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो हमने निकाला फाइनल, ये हो जाएगा आपका l³ / 3ei, l²/2ei, l²/2ei और l/ei। इसमें वो 3 प्रॉपर्टी मैं चेक कर लेती हूँ। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट ना जीरो है ना नेगेटिव है और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके सिमेट्रिकल है। तो ये मेरा सेक्शन जो है वो बिल्कुल सही बना। अब सेम टाइप का एक क्वेश्चन जिसमें मैंने थोड़ा सा लोड बढ़ा दिया है, वो सेक्शन लेते हैं 3/3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। ये फर्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल जेईई के पेपर को बिल्कुल भी आसान मत समझिए। स्टेट का जो जेईई का पेपर होता है उसमें ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2 बार से ये क्वेश्चन पूछा है, एक बार डायरेक्शन को चेंज कर दिया था और एक बार किसी एक एलिमेंट के बारे में पूछा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें मैंने 3 डायरेक्शन ली है। ये कैंटिलीवर बीम है जिसमें ये 1 पॉइंट लोड लग रहा था डाउनवर्ड, ठीक, एक 2 मूवमेंट है और 3 क्या है, एक्सियल टेंशन, तो ये 3 हो। अब आपको इसके लिए भी बनाना है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। हम आज के सेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाओ इसके लिए। इसका लेंथ है L और इसका जो फ्लेक्सिबल रिजिडिटी है वो है EI। अब आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो क्वेश्चन पूछता है कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाए। तो पहली ड्यूटी हमारी कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बनेगा, 3 डायरेक्शन है तो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बनेगा, 3/3 का। तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनना है 3/3 का, यानी इसमें टोटल कितने एलिमेंट आएंगे आपके, 9 एलिमेंट। ये 9 एलिमेंट्स हमको निकालने हैं। एक टाइम पे एक ही पॉइंट पे हम एप्लीकेशन करेंगे लोड का और उसका असर देखेंगे ये 3 पे। 1 पे लगाया, असर देखा 1 2 3 पे, 2 पे लगाया 1 2 3 पे असर देखा, 3 पे लगाया 1 2 3 पे असर देखा, 3 3 3, टोटल 9 आपको एलिमेंट मिलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट समझ जाने के बाद इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो देखते हैं इसको। ये आपका एक कैंटिलीवर बीम है, मैंने अभी अप्लाई किया है P = 1, लोड अप्लाई किया, कहाँ पर अप्लाई किया, 1 पे,
और इसका असर देखना है मेरे को 3 जगह पे। तो देखते हैं, यहाँ पर लिया F, अप्लाई क्या किया, यूनिट लोड, ये 1 लिखा मैंने, यूनिट लोड कहाँ पर अप्लाई किया, 1 पॉइंट पे, बट असर कहाँ देखा, 1 पे, 2 पे और 3 पे। तो इसको लिखेंगे कैसे, 1 के कारण 1 पे, 1 के कारण 2 पे, और ये हो जाएगा 1 के कारण 3। अब फाइंड आउट करते हैं इसको। ये बिल्कुल फर्स्ट चार्ट यूज होगा यहाँ पर। एक कैंटिलीवर बीइंग सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, तो इसका डिफ्लेक्शन कितना आता है, इसका डिफ्लेक्शन आता है PL³/3EI फर्स्ट चार्ट, और रोटेशन आता है, स्लोप आता है PL²/2EI। 1 के कारण 1 के डायरेक्शन में क्या काम हुआ, डिफ्लेक्शन कितना हुआ, PL³/3EI, तो P यानी कितना है 1, तो ये हो जाएगा L³/3EI। 1 के कारण 2 एक्चुअली क्या था, रोटेशन, तो 2 के डायरेक्शन में असर क्या हुआ, स्लोप कितना आया, L²/2EI। हम देखते हैं ये थर्ड को क्या किया जाए। तो ये 3 को जब आप देखोगे तो 3 क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो जो हमने यहां पर लोड लगाया है, क्या इसके कारण बीम का लेंथ बढ़ा, या इधर पे कोई खिंचाव या टेंशन आया क्या, नहीं। 1 के कारण डिफ्लेक्शन आया, 1 के कारण स्लोप आया, बट 1 के कारण कोई भी एक्सियल टेंशन नहीं आया या एक्सियल कंप्रेशन नहीं आया। तो 1 ने 2 पे असर किया, 1 ने 1 पे असर किया, बट 1 का कोई भी असर 3 पे नहीं हुआ। तो नहीं हुआ मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0। अब ये 2 से आप और 2 डेटा बना सकते हैं। तो ये 2 डेटा क्या बन जाएगा, F12, और ये कितना बन जाएगा, F13, क्योंकि सिमेट्रिकल होते हैं। तो मैं यहाँ पर मैट्रिक्स को लिख रही हूँ, जो एलिमेंट मेरे को मिल रहे हैं, वो एलिमेंट मिला L³/3EI, ये मिला आपका L²/2EI, और यहाँ पर मिला 0, सेम यहाँ पर मिला L²/2EI, और यहाँ पर वैल्यू मिली 0। अब ये बाकी 4 एलिमेंट मेरे को निकालने। तो अब एक टाइम पे एक जगह पे लोड अप्लाई करेंगे। तो आप लेते हैं 2 को, तो देखते हैं 2 के कारण 1 पे, 2 के कारण 2 पे, और 2 के कारण 3 पे कितना असर आया। ये कैंटिलीवर बीम है, ये 2 पे, 2 था, ये 2 पे क्या अप्लाई करेंगे, लोड नहीं, क्या अप्लाई करेंगे, मोमेंट। कौन सा मोमेंट, यूनिट मोमेंट। तो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है, अप्लाई करना है 2 पे, क्या अप्लाई करना है, यूनिट मूवमेंट, और इसका असर देखना है 3 जगह पे, 2 के कारण 1 पे, 2 के कारण 2 पे, और 2 के कारण 3। आपको ये 2, 1 पता है, बट एज अ बिगनर हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो आप ये मूवमेंट वाला याद कीजिए, आपको फर्स्ट टेबल जो बताया था कि कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू मूवमेंट, तो उसमें स्लोप कितना आता है, ML/EI, और डिफ्लेक्शन कितना आता है, ML²/2EI। m की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 के कारण 1 पे, 1 तो ऐसा था, यानी 1 जो था वो डिफ्लेक्शन था, स्लोप नहीं हो सकता। तो डिफ्लेक्शन कितना आया, ML²/2EI, तो ये हो जाएगा L²/2EI। 2 के कारण 2 पे, 2 खुद एक मोमेंट है, तो वो क्या जनरेट करेगा, स्लोप, तो ये हो जाएगा L/EI। अब 2 के कारण 3 पे, 3 क्या था, टेंशन। क्या इस बीम की लेंथ बढ़ेगी, नहीं। क्या इस बीम की लेंथ कम होगी, नहीं, क्योंकि इस मूवमेंट ने स्लोप और डिफ्लेक्शन दिया, बट कोई भी एक्सियल एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं दी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0। तो यहां पर देखिए 1 2 = 2 1,
तो हम यहाँ पर अगली वैल्यू लिखेंगे L/EI, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 3 2 की, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी कितना हो गया 0। तो अब लास्ट वैल्यू निकालना है 3 के कारण जो असर आना है वो। तो देखते हैं यहाँ पर सेम कैंटिलीवर बीम लिया, एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज को आप अप्लाई करेंगे। तो अब थर्ड पॉइंट पे अप्लाई करना है हमको एक्सियल, और उसका डायरेक्शन कैसा होगा, टेंशन। तो ये मैंने अप्लाई किया कैंटिलीवर बीम, ये थर्ड पॉइंट पे ये खींच रहा था, तो ये अप्लाई किया टेंशन। कैसा टेंशन अप्लाई किया, यूनिट टेंशन। अब एक कैंटिलीवर बीम को जब आप खींचेंगे तो ये बढ़ेगा, ये आगे क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी, बट क्या ये ऊपर नीचे गया, नहीं। तो इसमें स्लोप भी नहीं आएगा और इसमें डिफ्लेक्शन भी नहीं आएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में 3 के डायरेक्शन पे हमने अप्लाई किया यूनिट एक्सटेंशन। क्या अप्लाई किया, यूनिट एक्सटेंशन। ये डायरेक्शन बाहर है तो एक्सटेंशन होगी, इसके कारण असर देखेंगे 3 के कारण 1 पे, क्योंकि ये 3 वाली जगह पे लगाया था, 3 के कारण 2 पे और 3 के कारण 3 पे। जब ये खींच रहा है तो ये लेंथ बढ़ रही है, बट इसमें स्लोप डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं आ रहा, तो ना इसने 1 पे कोई काम किया ना काम किया 2 पे, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। सेकेंड 2 पे इसमें कोई स्लोप भी नहीं है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। बट 3 पे ये खींच रहा है, तो स्ट्रेन की वैल्यू होती है, आपने सिंपल स्ट्रेन पढ़ा है, तो स्ट्रेन होता है PL/AE। स्ट्रेन या एक्सटेंशन जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्सियल एक्सटेंशन की, PL/AE। ये निकालते हैं, सिंपल निकालने का तरीका बिल्कुल क्लियर है। स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस को बोल सकते हैं लोड डिवाइडेड बाय एरिया, और आपका स्ट्रेन को बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये डेल जो हो जाएगा इसको लिखेंगे PL/AE। तो ये होता है किसी भी एक्सटेंशन का रिजल्ट। P की वैल्यू हमने कितना लिया, 1, तो ये हो जाएगा L/AE। और जो पहले का हमने 2 सेक्शन लिया था उसमें 3 की वैल्यू कितनी आई थी, 0, और 3 की वैल्यू भी कितनी आई थी, 0। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 0, तो लास्ट वैल्यू लिखना है आपको L/AE। तो ये हो गया एक कंप्लीट मैट्रिक्स जो हम बनाते हैं। ये कंप्लीट मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है, एक टाइम पे आप सिर्फ एक ही चीज अप्लाई करेंगे और उसका असर देखना है आपको बाकी जितने डायरेक्शन दिए हैं वहां। तब इसका कंक्लूजन लिखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का, ये हो जाएगा L3/3EI। आपका सेकेंड हो जाएगा L²/2EI, और ये वैल्यू हो जाएगी 0। ये L²/2EI, ये वैल्यू है आपकी L/EI, ये वैल्यू है 0 0 0 L/AE। अब इस क्वेश्चन में एक चेंज है, जो चेंज हमको ऑब्जर्व करना है इसके फर्स्ट डायग्राम। इस डायग्राम में देखिए आपका मोमेंट का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और जब हमने लोड लगाया था तो ये डिफ्लेक्शन कैसा कर रहा था, डिफ्लेक्शन कर रहा था डाउनवर्ड, यानी ये कैंटिलीवर बीम जब डिफ्लेक्ट हो रहा था तो ये रोटेशन कैसा बन रहा था, क्लॉकवाइज। तो जब 1 के कारण 2 पे असर देखेंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव। 1 के कारण ये 2 पे असर दिखेंगे तो ये होगा नेगेटिव, क्योंकि जब 1 के कारण आप डिफ्लेक्शन देख रहे थे तो ये कैसा आ रहा था, क्लॉकवाइज, बट क्वेश्चन में जो आपको मूवमेंट दिया है उसका डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर 2 डेटा में आपको माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप कैसा आया, क्लॉकवाइज, बट डायरेक्शन क्या दिया हुआ था, एंटी क्लॉकवाइज। आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन कैसा दिया हुआ है और रिजल्ट क्या मिल रहा है। इसके कारण रिजल्ट क्लॉकवाइज मिल रहा था, बट क्वेश्चन में मेरे को डायरेक्शन कैसा दिया हुआ था, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों रिवर्स होने के कारण ये डेटा और ये डेटा क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम इसको चेक करते हैं, हमारा जो 3 प्रॉपर्टी है उससे।
पहला प्रॉपर्टी, ये एक स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स है जो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर, तो है ये 3x3 का मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट, कोई भी डायगोनल एलिमेंट इसमें जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट एक दूसरे से क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। तो ये और ये सेम है, ये सेम है, और ये डेटा सेम। तो इसी चीज को आगे मैंने कंक्लूड किया है यहाँ पर। इस कंक्लूजन को फिर से पूरे सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखा है, पहले आपको समझा दिया और ये कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इस सॉल्यूशन पे भी जा सकते हैं। सेम चीज है, यहाँ पर मैंने स्टेप वाइज इसको सॉल्व किया है। ये देखिए फर्स्ट पार्ट से लिया तो इतनी वैल्यू है। ये नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि ये एक्सरसाइज कर रहा था क्लॉकवाइज, बट मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा दिया हुआ था, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दिया -L²/2E है। आगे देखिए यहाँ पर वैल्यू माइनस लिखा है क्योंकि ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज और डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, बट मेरा फर्स्ट का डायरेक्शन कैसा था, डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा माइनस, और इसके आगे का पार्ट है ये। तो ये 3 पार्ट को आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है और ये कॉमन क्वेश्चंस आपको फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी के सेक्शन को आपको देख के लगा होगा कि ये इतना बड़ा सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ सकते हैं की जगह ये सही होगा कि ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा चुका है, और यहाँ पर ये चीज होती है कि थर्ड जो लोड दिया जाता है यूजुअली उसके कारण बाकी डेटा जीरो हो जाते हैं, तो आपका टाइम ज्यादा नहीं लगता। और एक कॉमन पैटर्न भी ऑब्जर्व किया गया है स्टेट एग्जाम में कि कैंटिलीवर बीम पे फोकस किया जाता है, तो कैंटिलीवर बीम क्या हो जाता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है, ज़्यादा आपको उसको डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं पर अगर सिंपली सपोर्टेड बीम विद डिफरेंट लोड्स रहेंगे तो टाइम टेकिंग होगा, तो एग्जामिनर आपके टाइम के साथ एक क्वेश्चन को सेट करता है। तो इन सेक्शन को बहुत ज़्यादा लेंथी है, ये सोच के आप ओवरलुक नहीं करेंगे, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट भी आ रहे हैं। अब आज के सेशन में मैंने कुछ थ्योरेटिकल सेक्शन डाले हुए हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, ये आपका स्टेट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, जेई और एई के पेपर में। द स्टिफनेस मैट्रिक्स इन इलास्टिक स्ट्रक्चरल सिस्टम इज सिमेट्रिकल इन। क्वेश्चन पूछा था कि स्टिफनेस मैट्रिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी हो चाहे स्टिफनेस मैट्रिक्स हो, स्ट्रक्चरल सिस्टम में वो सिमेट्रिकल किस स्ट्रक्चर के लिए होता है। इसमें पहला ऑप्शन था स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, सेकेंड ऑप्शन था स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, थर्ड ऑप्शन था एनी स्ट्रक्चर, और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो आंसर आएगा चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, आपका स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स जब भी आप बनाएंगे तो वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल। उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा कैसे होंगे, सिमेट्रिकल, और वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो आंसर आएगा एनी स्ट्रक्चर। आपको कमेंट बॉक्स में फुल क्वेश्चंस मिल जाएंगे ये जो ऑप्शन के साथ। अब सेकंड जो लिखा, द ऑर्डर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर अ स्ट्रक्चर इज। आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स दे दिया और उसका ऑर्डर यानी वो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स होगा, ये अगर निकालने के लिए बोलता। एक डायग्राम दिया रहा, 2 डायरेक्शन दे दिए, तो आप समझ जाओगे क्लियर कि 2x2 का मैट्रिक्स है। बट अगर आपको बोला कि कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, या अगर एक स्ट्रक्चर को आप एनालाइज कर रहे हैं तो कैसा मैट्रिक्स आपको बनाना है, तो ये कैसे जज करेंगे। तो आंसर आएगा जितने नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्सेस होती या जितने नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस होती उतने बाय उतने का आप मैट्रिक्स बनाते हैं। जब एक स्ट्रक्चर आप एनालाइज करते हैं तो उसमें आपको पता नहीं होता कि कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बनाना है, तो हम एक बेसिक जो फंडामेंटल जो एजम्पशन लेके चलते हैं कि जितने रिडंडेंट फोर्स होंगे उतने का ही ये क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा। थर्ड क्वेश्चन जो आपको आज के सेशन का पहला क्वेश्चन बताइए, जेई के पेपर में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। व्यापम ने एग्जाम लिया था, जेई का पेपर हुआ था, सीएसई जेई या आपका सीएसई जेई का पेपर है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट लेते हैं, ये जो अभी क्वेश्चन लिखा मैंने उसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछा था इस फॉर्म में। ये कैंटिलीवर बीम ले लिया और डायरेक्शन को चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज हो गया तो 2 एलिमेंट क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। सिर्फ इतना फर्क था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका। अगला
स्टिफनेस मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्टिफनेस मैट्रिक्स। आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस में मेथड जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, या इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, या इसी को बोलते हैं स्टिफनेस मेथड। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि स्टिफनेस मेथड कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ये किस कैटेगरी में आता है, डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में आता है, या किस कैटेगरी में आता है, इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन, इन लीनियर स्ट्रक्चरल सिस्टम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमने स्टिफनेस का फॉर्मूला देखा था लोड डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन, और फ्लेक्सिबिलिटी का फॉर्मूला देखा था डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय लोड। तो क्या रिलेशन होगा दोनों का, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। तो आंसर आएगा द रिलेशन बिटवीन स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। चाहे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो, चाहे इनडिटरमिनेट हो, चाहे किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो, इसका रिलेशन कैसा होगा, इनवर्स रिलेशन। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का पार्ट आज मैंने कवर किया है। इसके जो दो एग्जाम्पल लिए हैं वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एग्जाम्पल हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के पेपर में, आप उसको सॉल्व कीजिए, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने दिया है यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।